Today's topic is ionization energy. So we'll be studying what is ionization energy, ionization trend in periodic table, and last we will solve the question or we'll practice the question. So these are the three topics which we'll cover in today's video. So let's start with what is ionization energy. आयनाइजेशन एनर्जी हम एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे मान लो Na जो है, Na किस में कन्वर्ट हो गया? Na प्लस में. कैसे कन्वर्ट हो गया? जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गया. ये जो इलेक्ट्रॉन का निकलना है किसी भी एटम से, ये होता है गैस स्पेस में. ठीक है, सॉलिड में आप इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते. तो हम क्या बोल सकते हैं कि आइसोलेटेड एटम या ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो आप. ठीक है, और जब भी आयनाइजेशन होगा तब हमेशा कैटायन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि Na जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Na प्लस में कन्वर्ट हो रहा है. कभी भी माइनस वाला स्पीशीज नहीं बनेगा आयनाइजेशन पढ़ते वक्त. जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एक आइसोलेटेड एटम में, उसकी ग्राउंड स्टेट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी हम बोल सकते हैं, अगर जब हम देंगे तो वो Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर जो एनर्जी लग रही है Na को Na प्लस में कन्वर्ट करने में, वो कितनी लग रही है? 495 किलो जूल पर मोल. किलो जूल पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट हो गई. अब ये सब देखने के बाद हम आयनाइजेशन एनर्जी क्या सिंपल से डिफाइन कर सकते हैं कि आयनाइजेशन क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. मतलब कि बिना. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. एल्यूमिनियम का कन्वर्जन Al प्लस में. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एल्यूमिनियम ही लेना है, आप मैग्नीशियम भी ले सकते हो या कोई भी एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो, योर विश. ठीक, कैल्शियम ले लो आप हमने किसका ले ली? पोटेशियम ले लो, आपको जिसको लेना है ले लो, आपकी मर्जी. तो Al का Al प्लस में कन्वर्ट होना 578 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगी. ध्यान से देखते जाइए. अब Al प्लस कन्वर्ट हुआ Al प्लस 2 में, तो एनर्जी और बढ़ गई, 1817 लग रही है अब तो एनर्जी. अब Al प्लस 2 किस में कन्वर्ट हुआ? Al प्लस 3, तो अब एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई, तो 2745 किलो जूल पर मोल एनर्जी लग रही है. हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते जा रहे हैं, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है. इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहे हैं और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. क्यों? ये मैं क्यों पूछ रही हूँ आपसे? क्योंकि ये रीजनिंग में पूछा जाता है. हमको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो एल्यूमिनियम के पास कितने हैं प्रोटॉन? 13, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 13, और जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है. तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 13 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13. इसके बात कर रही हूँ मैं. लेकिन जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब क्या हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 13 ही है अभी भी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12 हो गए. ठीक है, तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जब आयन्स बनना शुरू होंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बोलेंगे वो बिगड़ जाएगा. दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं रहेंगे, और जब इक्वल नहीं रहेंगे तो क्या होगा? डोमिनेंस क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, सत्ता क्रिएट हो जाएगी, जिसके पास ज़्यादा पावर. तो पावर किसके पास ज़्यादा? प्रोटॉन के पास ज़्यादा. प्रोटॉन का रहता है न्यूक्लियस में रहता है. तो क्या बढ़ गया? जेड इफेक्टिव बढ़ गया. ठीक है, अब जब जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होगा? सीधा साधा पावर ऑफ न्यूक्लियस. तो जब न्यूक्लियस का पावर बढ़ गया तो अब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को और खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन को जब खींच लेगा तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और टाइटली और कॉम्पैक्ट तरीके से जुड़ जाएंगे. तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते. जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होता जाएगा. आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी लग रही है. ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? ड्यू टू अट्रैक्शन, बिकॉज द पावर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस विच विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. Therefore, it will become difficult to remove electron from its ionic state. अब जो मैंने बोला वहाँ वो ये स्टेटमेंट में लिखा है कि once it is converted to its ion, एक बार आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो उसके इलेक्ट्रॉन है, इट्स इलेक्ट्रॉन स्टार्ट रिड्यूसिंग, कम होना शुरू हो जाएंगे, जबकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है रिमेन्स द सेम. नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन घटेंगे, क्योंकि आप निकालते तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, प्रोटॉन को तो निकालते नहीं है. देयरफॉर पावर ऑफ न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का पावर जेड इफेक्टिव, वो इंक्रीज हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा तो विच अट्रैक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली. बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और टाइटली अट्रैक्ट करके रखेगा, जिसके वजह से आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी लगती है. इसीलिए आपने जब यहाँ पर लिखा है Al+2 देता है Al+3,
कितनी देखो एनर्जी जो है वो कितनी ज्यादा लग रही है। आपका की पॉइंट हो गया, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखते हैं ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड्स ऑन पीरियोडिक टेबल। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस का पावर इंक्रीज होगा, मतलब कि खूब और मजबूत फेविकोल का जोड़ है, निकलेगा नहीं, वो वाली कंडीशन हो गई, तो और अपने आप इलेक्ट्रॉन को चिपका के रखेगा। तो जब जेड इफेक्टिव ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो तुम अगर तुम्हारे पास पावर है तो हमारे पास भी कम पावर नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तुम लगाओ अपनी ताकत, हम अपनी लगाएंगे, इसलिए दोनों जो है वो क्या है, ज्यादा है। सेकेंड कंडीशन क्या है? द डिक्रीज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जब पीरियोडिक टेबल में हम आते हैं, जैसे कि हम कहाँ आ गए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे आ रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी अब क्या होते जा रही है, घट रही है। तो बहुत सीधा सा आंसर है, सीधे सीधे किसका एग्जाम्पल ले लेना है, किस पर डिपेंड करता है, ये साइज पर। क्योंकि साइज ज्यादा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। साइज ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज्यादा है, और ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होता है टॉप टू बॉटम वाली कंडीशन में। इसीलिए हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के आसपास जब तक आयरन रहेगा, ठीक है, तो इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, एक लोहे को यहाँ रखो, चुंबक को, आपका मैग्नेट जो है उसको दूर रख दो, तो वो उनका जो अट्रैक्ट होने का पावर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वही कहानी किसमें है, डिक्रीजेस फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम। इसको हम पीरियोडिक टेबल से थोड़ा सा समझते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखो हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, मतलब कि अपन यहाँ से लेफ्ट से कहाँ जाएंगे, राइट जाएंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, हम यही कह रहे हैं। और टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये है स्टेटमेंट, ये फैक्ट है। पर ये फैक्ट देखिए गलत कैसे होता है, रीजन क्या है इसका, गलत नहीं बोलना चाहिए, रीजन क्या है। तो एल्यूमिनियम और गैलियम पे फोकस करो। ठीक है, टॉप टू बॉटम हम बोल रहे हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ पर गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से कम होनी चाहिए थी। ठीक है, पर ऐसा है नहीं, गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एल्यूमिनियम से। यही इसका ऑप्शन का आंसर मैंने आपको जेड इफेक्टिव पढ़ाते वक्त भी दिया था, इसीलिए मैंने बोली जेड इफेक्टिव को पढ़ना बहुत जरूरी है आयनाइजेशन पढ़ने के लिए। तो क्यों गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है जबकि कम होना था, तो ज्यादा इसलिए है क्योंकि जब स्कैंडियम क्योंकि जब गैलियम है, गैलियम के बीच में एक सीरीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। इस 3D सीरीज के आने की वजह से गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है। डी सीरीज कैसा होता है, पुअर शेल्डिंग देता है, पुअर स्क्रीनिंग देता है, टूटी हुई खिड़की, याद आ रहा होगा लास्ट में पढ़ाई मैंने। और ठीक यही केस एप्लीकेबल है किसके लिए, इंडियम और थेलियम के लिए। अब थेलियम का भी यही होना था भाई कि नीचे जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी क्या है थेलियम की ज्यादा होगी इंडियम से। और ऐसा क्यों, ड्यू टू ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, 4F सीरीज। बिल्कुल लगभग इस टाइप के क्वेश्चनों का रीजन आपको जेड इफेक्टिव में दिया है, इसीलिए जेड इफेक्टिव आप पढ़ोगे तब जाके आपको ये वाला वीडियो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, ये है ग्राफ, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थेलियम, मतलब कि ये कौन से ग्रुप का है, ये 13th ग्रुप का ग्राफ है। तो आप देख रहे हो जो जो पीक पॉइंट पर है, एक पीक पॉइंट पर ये हो गया, एक पीक पॉइंट पर ये हो गया, एक पीक पॉइंट पर ये हो गया, तो जो जो पीक पॉइंट पे हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, हम रीजन पे बात करेंगे। तो बोरॉन की सबसे ज्यादा, फिर थेलियम की, फिर गैलियम की होगी, फिर एल्यूमिनियम, फिर और भी ऐसे कौन से सरप्राइजेस वाले हैं कि बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है बोरॉन से ज्यादा, फिर क्वेश्चन आ जाएगा क्यों। यही कंडीशन मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा है, ऐसा क्यों, कैल्शियम का गैलियम से ज्यादा है, ऐसा क्यों। तो इस क्यों का आपको आंसर ढूंढना है। क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में और रीजनिंग में भी आता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम इवन दो द फॉर्मर हैज अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। अरे भाई अभी यही तो बात कर रहे थे हम बोल रहे थे कि बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है बेरिलियम से, ज्यादा होना चाहिए था ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव होने में तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, पर यहाँ पे तो उल्टा केस है।
तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लिखा करो एटॉमिक नंबर दोनों का, लिख लिया। अब बेरिलियम का ज्यादा है, ये हमको निकाल। तो आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की लेस, बेरिलियम की ज्यादा पे हम डिस्कस करेंगे। तो बोरॉन का 1s2 2s2 2p1। अब बेरिलियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s2। ध्यान से देखो, बहुत इजी सड़ा सा सवाल है, ठीक है। अब आप देखो इस वाले केस में बेरिलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है 2s में, यहाँ पे कहाँ एंटर हो रहा है, ये तो फिल हो गया, इसकी बात नहीं करेंगे हम, p1। अब बोरॉन की कंडीशन में p है और इसकी कंडीशन में s है। तो अब देखो s जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जबकि इस वाली कंडीशन में क्या होता है, ये क्या है 2p1 2s2, ये तो फिल हो गया, p1 लिखा है। अब ये जो है वो इसकी डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से वो काफी दूर, और डिस्टेंस दूर है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना उतना आसान हो दिया है कि बोरॉन जो है वो लेस होता है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बोरॉन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती than the beryllium. Now this is your first shell, s ऑर्बिटल जिसको बोल दिए। ये दूसरा सेल है जिसको हमने p ऑर्बिटल बोल दिए। क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन इवन दो द फॉर्मर हैज अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा होना था पर ऑक्सीजन का भी कम है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ये हो गया ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। नाइट्रोजन में देखो 1s2 2s2 2p3, ठीक है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इनका डायग्राम देखो, मैं सिर्फ 2p ड्रॉ कर रही हूँ दोनों का, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ताकि बात क्लियर हो जाए। 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 1 2 3 4 हो गए फिल। इसकी कंडीशन है ये 2p4। अब नेक्स्ट कंडीशन आता है नाइट्रोजन का, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इसको फिल करते हैं। जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको फिल करना है 2p3। तो ये हो गया 1 2 ये 3, ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया 2p3 ड्रॉ कर दिया। अब एक चीज देखो कि ऑक्सीजन का क्यों कम है। ऑक्सीजन का इसीलिए कम है क्योंकि ऑक्सीजन में देखो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपने पढ़ा है कि पार्शियली फिल्ड, हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड वाली कंडीशन, ये दो कंडीशन है जिनको स्टेबल माना जाता है। और ये अगर कंडीशन को देखें तो नाइट्रोजन के पास क्या है, कौन सी कंडीशन है, हाफ फिल्ड वाली कंडीशन है, हाफ फिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड बोलना चाहिए। तो ये जो 2p3 कंडीशन है या 2p6 या 3d10, ये वाली कंडीशन कभी भी आती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल कंडीशन। अब देखो जब p3 स्टेबल है तो आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, लेकिन ये वाली कंडीशन स्टेबल नहीं है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू 2p3। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो आप, ये हो गया ग्रुप 15 और ये हो गया ग्रुप 16, ठीक है, हम यही पढ़े। ग्रुप 15 में आता है नाइट्रोजन, ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन। अरे भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी ना लेफ्ट टू राइट, लेकिन बढ़ नहीं रही है, कुछ कंडीशन में हमको याद रखना पड़ता है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ब्रोमीन दिया है, फ्लोरीन, गैलियम, पोटेशियम एंड सेलेनियम, ये ऑप्शन है आपके। देखो आपको पता है लेफ्ट टू राइट में अगर अपन जाएं तो राइट वाले का आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो ऑर्डर दिया है ब्रोमीन, फ्लोरीन का और गैलियम, पोटेशियम का, तो इनको देखते हुए तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा राइट पे है, ठीक है। तो फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो ई ऑप्शन तो पूरा पूरा हट जाएगा क्योंकि ई में क्या दिया है कि ब्रोमीन का सबसे ज्यादा है। अब बच गए ऊपर के 4। अब देखो किसमें कंपैरिजन करो, अब ब्रोमीन में कंपैरिजन करो और सेलेनियम में कंपैरिजन करो। तो ब्रोमीन और सेलेनियम के क्या कंडीशन है कि फ्लोरीन के नीचे आता है ब्रोमीन, ठीक है, और ब्रोमीन के ठीक एक पहले आता है सेलेनियम। तो ब्रोमीन और सेलेनियम में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ब्रोमीन की होगी, क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा राइट में है, सेलेनियम फिर उसके पहले है। तो फ्लोरीन के बाद क्या होना चाहिए, ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्या होना चाहिए, सेलेनियम। तो अब ये सारे ऑर्डर देखो, ऊपर के तो 2 कट गए क्योंकि यहाँ ब्रोमीन होना था, अब बचा अपने पास सी और डी। अब ब्रोमीन के पहले मैंने आपको क्या बोल दी, सेलेनियम होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल जब आपकी आंख के सामने रहेगा तब आपको समझ में आएगा।
सेलेनियम, फिर गैलियम, फिर पोटेशियम। पोटेशियम सबसे आखिरी में आएगा क्योंकि वो तो पूरा पूरा एस ब्लॉक का मतलब आपके लेफ्ट में है, तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये ऑप्शन दिए आपके सामने, आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, आर्गन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम एंड क्रिप्टॉन। थोड़ा सोचिए आंसर किसका होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोचिए सोचिए सोचिए। और सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सारों का एटॉमिक नंबर सामने लिख लें रफ में, और आप देखिए कि कौन से पोजीशन पे है, ठीक है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का अपन ट्रेंड पढ़ रहे हैं एक प्रकार से। तो देखो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उसकी होगी जो सबसे ज्यादा राइट में होगा, तो आर्गन जो है वो सबसे ज्यादा राइट में है, और क्रिप्टन भी सबसे ज्यादा राइट में, लेकिन मैग्नीशियम तो पूरा पूरा लेफ्ट में है, तो मैग्नीशियम का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अब सोडियम का भी आप सोचोगे नहीं होगा क्योंकि वो भी कहाँ है, पूरे पूरे लेफ्ट में। लेकिन आर्गन और क्रिप्टन में आंसर आर्गन का होना चाहिए था, अगर झटके से कोई आर्गन मार्क कर रहा है तो वो गलत है, ठीक है। आर्गन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा नहीं होगा, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, सोडियम का होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो सोडियम आइसोलेटेड वाला सोडियम नहीं है, कैसा सोडियम है, आयन फॉर्म में है, ठीक है। और किसी भी आयनिक स्पीशीज में से इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मैंने आपको अभी बताया, ड्यू टू इनइक्वालिटी इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑप्शन होगा बी की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। चूज द इक्वेशन दैट इलस्ट्रेट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर, ये ऑप्शन दिए हैं सारे। चूज द इक्वेशन दैट इलस्ट्रेट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है सल्फर की, तो कौन सा इक्वेशन सही होगा। इक्वेशन जो फर्स्ट है ये वाला देखिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है आपको, जब मैं एल्यूमिनियम का बता रही थी तो मैंने आपको समझाई थी कि Al से Al प्लस में कन्वर्ट होना फर्स्ट आयनाइजेशन है। तो देखो S से S प्लस में कौन कन्वर्ट हो रहा है, ये भी नहीं है ऑप्शन, ये भी नहीं है क्योंकि माइनस में है, और E वाला भी नहीं क्योंकि सब में +2 हो रहा है। ये क्या है, सेकेंड आयनाइजेशन बता रहा है और अपन को फर्स्ट आयनाइजेशन बताना है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चूज द मोर मेटालिक एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये सब, भला ही आपके पास ऑब्जेक्टिव में है लेकिन आ जाएंगे रीजन तो लिखना पड़ेगा। तो अपन को मोर मेटालिक बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस में, कैडमियम और गोल्ड ऑप्शन दिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।